बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 जो है उसका बाकायदा आगाज़ करेंगे और इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूं कि हम इसके अंदर क्या डिस्कस करने लगे हैं और इसकी एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस क्या है। एग्ज़ाम में कितने MCQs हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस चैप्टर से आ सकते हैं और आगे इस चैप्टर की क्या रेलेवेंस बनने वाली है। ओके, मैं इस चैप्टर को ये कहता हूं कि ये एक फाउंडेशन चैप्टर है, यानी कि ऐसा चैप्टर जिसने आपके लिए बेस प्रोवाइड करनी है। जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, टोटल हमारे ऑलमोस्ट 11 चैप्टर होंगे। 11 में से आप ये कह लें कि जो अगले 10 चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर छोड़ के अगले जो 10 चैप्टर्स हैं वो सारे इसके नॉलेज के ऊपर, बेसिक नॉलेज के ऊपर बेस कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम में रहेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है बेटा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटिंग। यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे कि बिजनेस क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होती है, कितनी तरह की अकाउंटिंग होती है और बिजनेस की टाइप्स क्या होती हैं। इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि इस कोई भी बिजनेस हो उसके अंदर कितनी तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से सिस्टम्स काम करते हैं, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि हमारा जो सिस्टम होता है क्या वो सेंट्रलाइज्ड होता है या डिसेंट्रलाइज्ड होता है। इस चैप्टर के अंदर बेटा जो हम बात करेंगे वो ज़्यादातर आपको इसकी रेलेवेंस नज़र आएगी जो बच्चे BT का पेपर भी पढ़ रहे हैं या FAB भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके साथ भी आपको इसका लिंक जुड़ता हुआ नजर आएगा, या आपको कुछ एरियाज ऐसे लगेंगे कि जैसे आप वही बातें जो BT में सीखते हैं वही यहाँ पे सीख रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर जब आप बिजनेस को समझ लेंगे कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस के अंदर डिपार्टमेंट्स कितने होते हैं, तो फिर आपको साथ साथ समझ आना शुरू हो जाएगी कि हम यहाँ पे जो पेपर पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो क्या काम करेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं जी बिजनेस से। सबसे पहले तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि किसी ने कभी भी अपनी जिंदगी में अभी तक ऑनलाइन बाई की है कोई चीज? हाथ खड़ा करें जी। कितने लोगों ने ऑनलाइन चीज बाय की होगी? बाय की है, सॉरी जी, सारों ने की है। अब वो जो ऑनलाइन बिजनेस है उसका मैं नाम यहां पे ले लेता हूं दराज। नाम सुना हुआ है सारों ने? पाकिस्तान का बड़ा फेमस ऑनलाइन स्टोर है। इसको हम ई-कॉमर्स बिजनेस भी बोलते हैं, ऐसा बिजनेस जो इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहा है। गॉट इट? दे डोंट हैव दैट मच फिजिकल, यानी कि उनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, दे आर टेकिंग द ऑर्डर्स एंड वो आपके ऑर्डर्स को फुलफिल कर देते हैं। अब होता क्या है, जब आप इस बिजनेस में काम करते हैं तो आपने अगर ऑर्डर देना है तो क्या करते हैं? कैसे ऑर्डर देते हैं? आपने ऑनलाइन चीजें खरीदी है ना, क्या करते हैं जी? दराज की वेबसाइट पे जाते हैं या दराज की ऐप पे जाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया, अपनी कैटलॉग में या अपनी बास्केट में ऐड कर लिया। उसके बाद आपने जो है सबसे पहले तो प्रोडक्ट का रिव्यू वगैरह देख रहे होते हैं कि अच्छी है, बुरी है, लोग क्या कह रहे हैं, ऐसा ही है। उसके साथ आप क्या और करते हो बताओ? आप चीज़ों को सिलेक्ट करके बास्केट में ऐड कर देते हो और फिर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हो। आपका यहां तक काम हो गया, लेकिन पीछे कोई ना कोई सिस्टम चल रहा है, कोई ना कोई लाया अमल हो रहा है या कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा है जिसके थ्रू वो कारोबार जो है वो काम कर रहा है। अब वहां पे एक डिपार्टमेंट होता है कि वो आप लोगों से ऑर्डर लेता है। जब ऑर्डर ले लिया, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उन्होंने ऑर्डर ले लिया, उसके बाद क्या होगा? वो उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। काम कैसे शुरू करेंगे? वो देखेंगे कि कौन सी चीज़ हम कौन से सप्लायर से, इन्होंने जो ऑर्डर दी है वो कौन से सप्लायर से हम खरीदेंगे या हम मंगवाएंगे और फिर हम आगे डिस्पैच कर देंगे। वो चीज़ मंगवा के अपने पास स्टोर करेंगे थोड़ी देर के लिए, और वो जो टाइम आपसे ले रहे होते हैं ना 5-6 दिन का, वो उनके पास चीज़ आ गई
या कई दफा ये भी होता है कि आपसे उन्होंने ऑर्डर ले लिया और डायरेक्टली अपने सप्लायर को ऑर्डर भेज दिया इलेक्ट्रॉनिकली कि यार ये ऑर्डर आया, आप इसको फुलफिल कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑर्डर दिया जी, लेट सपोज कि मैंने रेजर्स का ऑर्डर दे दिया, ठीक है, रेजर्स का ऑर्डर दिया, साथ ही वो ऑर्डर जो है आपके पास डिटेल्स आ गई और उसके बाद उन्होंने साथ ही उस इंफॉर्मेशन को पास थ्रू किसको कर दिया, सप्लायर को, जिलेट वालों को, कि भाई ये बंदा ऑर्डर दे रहा है और इसका ये एड्रेस है, इसके अंदर हमारा इतना मार्जिन होगा, आप अपना जो भी मार्जिन रखना है रख लें। दराज वाले कहेंगे जी हम इतना मार्जिन रख के आपको ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। वो फिर ऑर्डर क्या करेंगे बेटा, डिस्पैच कर देंगे, आपके घर पे चीज आएगी, आप उसकी पेमेंट करेंगे, तो ये ट्रांजैक्शन, ये जो चीज है, ये काम आपका ऑर्डर फुलफिल हो गया। पीछे जो काम चल रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है, वो एक बिजनेस कर रही है। क्या कर रही है बेटा, बिजनेस कर रही है। आप में से हर किसी ने ये वर्ड सुना होगा, बिजनेस, बिजनेस, कि जी इस बंदे का बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, इस बंदे का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, उर्दू में हम इसको कारोबार ही बोलेंगे। अच्छा, ये बिजनेस जो है ना, ये काम करता है। मैंने अभी आपको दराज के बिजनेस की बात की, ई कॉमर्स बिजनेस है। और आजकल अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं, दे डोंट हैव, यानी कि फिजिकल उनके पास कोई प्रेजेंस नहीं है, लेकिन वो घर से बैठ के काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं उनके, इम्तियाज है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं, बड़े बड़े स्टोर्स या छोटे छोटे स्टोर्स हैं। आफ्टर द कोविड सारे ही तकरीबन ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहे हैं। और आजकल जो है हमारे पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं इंडस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर उनको ई कॉमर्स अकाउंटेंट चाहिए। अब आपने कल को इंशाल्लाह ताला एज एन अकाउंटेंट काम करना है, आपने लोगों की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, प्रोसेस करना है, इन सारी एक्टिविटीज को आपने मैनेज करना है। लेकिन क्या ये पॉसिबल होगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस? क्या आप अकाउंटेंट के लिए, अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं किसी भी बिजनेस का, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि आप अकाउंटेंट बन रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आप किसके अकाउंटेंट हैं? आप क्या ई कॉमर्स बिजनेस के अकाउंटेंट हैं? आप क्या हॉस्पिटल के अकाउंटेंट हैं? आप क्या कॉलेज के अकाउंटेंट हैं? आप क्या किसी और वेयर हाउस के अकाउंटेंट हैं? आप कहां पे काम कर रहे हैं, उस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज अबाउट द बिजनेस एक्टिविटी। हमें एक बिजनेस के मॉडल को समझना पड़ता है, ठीक है। जब हमारे पास बेटा प्रैक्टिकली क्लाइंट आता है ना कि जी हमें आप अकाउंटिंग करके दें, तो हम सबसे पहले उससे एक डिस्कशन करते हैं, मीटिंग करते हैं। हम उस मीटिंग में ये समझते हैं, उससे पूछते हैं कि आपका बिजनेस क्या करता है, आपकी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, और इसके साथ साथ आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पे है, बड़े स्केल पे है, पार्टनरशिप है, सोल ट्रेडर है, किस तरह का बिजनेस है। सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्वायर अबाउट द बिजनेस। हम सबसे पहले बिजनेस की एक्टिविटी को समझते हैं। आप कल को इंशाअल्लाह ताला दराज के अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं और आपको ये पता ही नहीं है कि यार दराज में ऑर्डर कैसे लिया जाता है, ऑर्डर को फुलफिल कैसे किया जाता है, वो सारा काम कैसे ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। अगर आपको बिजनेस का नहीं पता तो आप अकाउंटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। बिजनेस के प्रोसेसेस के बारे में समझना बेटा बहुत जरूरी होता है। बिजनेस के डिपार्टमेंट्स के बारे में समझना बहुत जरूरी होता है। और एक चीज जहन में रखें कि अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि हर चीज, हर एक्टिविटी से कंसर्न्ड होता है। उसको ये भी पता होता है कि प्रोडक्शन में क्या काम चल रहा है, उसको ये भी पता है कि मार्केटिंग में क्या काम हो रहा है, उसको ये भी पता है कि आईटी में क्या काम हो रहा है। इसलिए आपको थोड़ा सा बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है इन द पेपर ऑफ एफएबी और बीटी का पेपर जो है वो डिटेल्ड पेपर है अबाउट द बिजनेस, बिजनेस स्ट्रेटजीज, बिजनेस की एक्टिविटीज, बिजनेस का स्ट्रक्चर, बिजनेस का कल्चर वगैरह वगैरह वगैरह। हम उतनी डिटेल में बिजनेस को यहां पे नहीं पढ़ने लगे,
इसलिए कि उसके लिए सेपरेट पेपर है। यहां पे हम सिर्फ बिजनेस की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। ले जी, इसके बाद हम एक और बिजनेस की भी बात करते हैं ताकि हमें थोड़ी सी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। डेफिनेशन वगैरह भी हम इसकी साइड पे रख के समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बिजनेस है बाटा कंपनी का, बाटा शूज, जूते वगैरह जिनसे हम खरीदते हैं। तो बाटा की जो कंपनी है, बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, जितने भी बिजनेसेस होंगे ना, उनमें एक कॉमन बात होती है कि हर बिजनेस जो है वो प्रॉफिट के ऊपर काम कर रहा होता है। उनका मेन गोल क्या होता है बेटा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। यानी कि वो जो भी काम कर रहे हैं उनका मेन मकसद क्या है बेटा? प्रॉफिट कमाना। आपको कोई ऐसा कारोबार नहीं नजर आएगा कि जो ये कहे कि मैं बिजनेस कर रहा हूं लेकिन मेरा मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। वो जो बिजनेस, वो बिजनेस नहीं होगा, वो एक चैरिटी होगी। आप कहोगे यार मैं सिर्फ लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करूंगा, मैंने प्रॉफिट ही कमाना। वो बिजनेस नहीं है, दैट इज चैरिटी। राइट? क्लियर होगी बात? बाटा कंपनी जो कारोबार कर रही है, किस चीज का कारोबार करती है? शूज का। और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं बाटा की? बैग्स हैं, सॉक्स, शू पॉलिश प्रोडक्ट्स मैं गिनवा रहा हूं आपको। बाटा जूते सिर्फ नहीं बना रही, और भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी। उसके साथ साथ बेटा बेल्ट्स, लेडीज शूज, किड्स के शूज, जेंट्स के शूज, जॉगर्स, ड्रेस शूज, चप्पलें वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी प्रोडक्ट्स। लेकिन उनका मेन जो टाइप ऑफ बिजनेस है वो किस चीज का है? फुटवियर का है। किस चीज का है? फुटवियर, जूतों का कारोबार है। क्या बाटा कंपनी चाहेगी कि मैं जितनी भी प्रोडक्ट्स बेचूं उस पर मुझे प्रॉफिट कोई ना हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। हर बिजनेस में, जैसे मैंने आपको बताया कि बाटा एक बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस का मकसद क्या है? उस प्रॉफिट को कमाना। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो प्रॉफिट है ये चीज क्या है? प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? आपने किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम उस बिजनेस की इनकम्स लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उस बिजनेस ने कमाया चीजों को बेच बेच के, जैसे कि बाटा कंपनी ने इनकम कमाई तकरीबन 2 मिलियन रुपीस, फॉर एग्जाम्पल 20 लाख रुपया। कितनी उन्होंने इनकम कमाई जूते बेच बेच के बेटा? इसको हम सेल्स भी बोल लेते हैं, चलो सेल्स बोल लेते हैं। उन्होंने सेल्स की जूतों की 20 लाख। जितनी भी ब्रांचेस हैं, सारी ब्रांचेस की पाकिस्तान में, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कितने की सेल्स की? 20 लाख, 2 मिलियन। अब आपने जब कारोबार करना है बेटा, सिर्फ आप चीजें तो नहीं बेच रहे, खर्चे भी होंगे। वहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको सैलरी नहीं देनी? देनी है ना। फिर आपने वहां पे रेंट भी देना है ब्रांचेस का। फिर आपने वहां पे जो एसी चल रहे हैं स्टोर्स के अंदर, उसका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी देना है। फिर आपने जूतों की दुकान की इंश्योरेंस भी कराई हुई है कि खुदा न खासा कल को आग ना लग जाए, सामान जाया ना हो जाए, वो भी खर्चा है। तो बिजनेस सिर्फ ये नहीं होता कि आपको इनकम आ रही है और आप कमाई जा रहे हो, कमाई जा रहे हो, कमाई जा रहे हो, लेकिन खर्चे कोई नहीं हो रहे। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। आपके घर में आपके वालिद साहब सैलरी लेकर आते हैं, उसके बाद आपकी वालदा खर्चे करती हैं कि नहीं करते? तो उसके बाद जो बाकी बच जाता है वो क्या होती है? सेविंग। यहां पे हम बिजनेस के अंदर कह रहे हैं कि एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल हमारे हो गए कितने? 15 लाख के। जब हमने इसको इसमें से माइनस किया, बाकी हमने इसको सिंपली ये कह दिया कि ये मेरा क्या है? प्रॉफिट है। कितने मेरे पैसे बच गए? कितना मुझे प्रॉफिट हुआ? 5 लाख का। मेरा आपसे सवाल है कि क्या मैं ये चाहूंगा कि मैं हर दफा 5 लाख कमाऊं या इसको बढ़ाने की भी कोशिश करूंगा? जी बेटा, बढ़ाने की कोशिश करूंगा ना। अगर मुझे पहले साल 5 लाख हुआ है तो मैं अगले साल क्या चाहूंगा? 6 लाख हो, 6 से 10 लाख हो, 10 से 15 लाख हो, 15 से चलता ही रहे काम। ऐसे ही है।
हर कारोबार सिर्फ ये नहीं कहता कि भाई मैं प्रॉफिट को अर्न करूं, मैं उस प्रॉफिट को आगे क्या करूं बेटा, क्या करूं, मैक्सिमाइज भी करूं, बढ़ाऊं भी। कमाना ही मकसद नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा कि मैंने 5 लाख का प्रॉफिट कमा दिया, दैट्स सफिशिएंट, आई एम वेरी हैप्पी, ऐसा नहीं होता। तो हमारे हर बिजनेस का मकसद क्या है, गोल क्या है बेटा, इस प्रॉफिट को कमाना भी और इसको बढ़ाना भी, इसको ग्रो भी करवाना। मैक्सिमाइज का मतलब है ग्रो करवाना, राइट। सो वी आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज एज मच एज वी कैन। जितना भी हम बढ़ा सकते हैं हम उसको बढ़ाएंगे। बाटा वाले चाहेंगे कि यार ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, पेप्सी वाले चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अब पेप्सी की बात कर लेते हैं, बिजनेस है, मकसद उसका पीछे क्या है, प्रॉफिट कमाना और बढ़ाना, ऐसे ही है। अब जो पेप्सी कंपनी है उसकी मेन प्रोडक्ट क्या है बेटा, एक एक करके प्रोडक्ट क्या है जी, बच्चियों से। बच्चियों को मैं इसलिए जरा करता हूं ज्यादा कि आप जरा थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, अपने आप को ये डिप्राइव ना फील करें कि सर जो है उधर से ज्यादा सवाल पूछते हैं। जी, कोल्ड ड्रिंक्स, जी बेटा, सेम। पेप्सी का और कोई कारोबार नहीं है, और कोई प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट मीन्स चीजें जो बेचते हैं जी। पेप्सी की प्रोडक्ट कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक है, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हो काले रंग की। वाओ, पेप्सी की एक और प्रोडक्ट आ गई सामने, लेज। पेप्सी के जूस भी होते हैं, ठीक है, फ्रूट जूस टाइप्स होते नहीं है एक्चुअली, लेकिन फ्लेवर्ड। जी, टिन पैक्स, पेप्सी की टिन पैक जी। टिन पैक वो एक टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक है, बेवरेज। इन कंपनीज को हम बोलते हैं बेवरेजेस, बेवरेजेस में डील करती हैं ये कंपनीज, ठीक है। अच्छा चलो जी, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, नेस्ले, नाम सुना है? नेस्ले कितनी बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। नेस्ले की कोई प्रोडक्ट बता सकता है मुझे कौन कौन सी है? जी भैया, नेस्ले के जूस वगैरह वगैरह भी है प्रोडक्ट। अच्छा, आप कल नहीं आए, लेट आए थे? मुझे पता चला था कि 2 बच्चे आए, लेट आए थे क्लास में, सेकंड क्लास में आए थे। ओके जी। जी भैया, आप भी कल नहीं आए? शिफ्ट हो रहे थे। कहाँ से शिफ्ट हुए हैं? ओकाड़ा से। अच्छा बताएं जी, पेप्सी जो नेस्ले है उसकी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, सोचें। पानी, पानी बड़ा मशहूर है नेस्ले का, और इसके अलावा? हाँ जी, सूखा दूध, बिल्कुल। कॉफी, यस, वेरी गुड जी। पार्टिसिपेट करना है क्लास में, बोलना है, अंदर जो गुबार है ना निकालना है, जो हमें पता है, ठीक है। अगर पहले नहीं निकाला तो यहां पे ACCA में आपको निकालना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपको डिबेट भी कहीं ना कहीं आर्गू भी करना पड़ेगा, ठीक है जी भैया। यही कॉपी पेस्ट, Ctrl+C Ctrl+V। जी भैया, स्पेशल कुछ नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। आबादी बढ़ती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, ये पाकिस्तान बन रहा है आगे। जी भैया, कॉफी। अच्छा जी, मैं आपकी तरह बच्चा था और मुझे इत्तेफाक हुआ नेस्ले में इंटरव्यू के लिए जाने का। किस चीज़ का? नेस्ले का इंटरव्यू। मुझे वो दिन आज भी याद है, उस वक्त मेरे कुछ पेपर्स पास हुए हुए थे ACCA के। मैंने अप्लाई कर दिया, नेस्ले वालों ने कॉल कर दी, और मुझे दिन याद है कि मौसम कुछ इसी तरह का था जैसा आज है, बारिश लगी हुई थी इंतहा की। मैंने जाना था माल रोड पे, खैर कन्वेंस मेरे पास थी नहीं, मैं रिक्शे पे चला गया, भीगते भगाते पहुंच गया नेस्ले के, भाई इंटरव्यू है। अब बंदा भीगा और साथ ही उसको इंटरव्यू के रूम में जाना पड़ जाए, वहाँ पे आपके सूटेड बूटेड लोग बैठे हुए, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार इट इज़ द फर्स्ट इंटरव्यू फॉर मी, और शुरू वाला इंटरव्यू है, तो एक बंदा बैठा होगा इंटरव्यू लेने के लिए। मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे ना राउंड टेबल लगी हुई थी,
ठीक है, समथिंग हैपेंस बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। एक तरफ उनका नेस्ले का CFO बैठा हुआ, एक तरफ HR का मैनेजर बैठा हुआ, एक तरफ आपका मार्केटिंग का बंदा बैठा हुआ, और इनाम साहब डर के खौफजदा होके एक साइड पे बैठे हुए, 3 इधर बैठे हुए हैं, इनाम साहब उधर बैठे हुए हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज डेप्रिसिएशन क्या होता है, फाइनेंस के बंदे ने पूछा। अकाउंटिंग का सवाल पूछा, डेप्रिसिएशन क्या होता है। सो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, डेप्रिसिएशन सर ये होता है, बता दिया। जो मार्केटिंग का बंदा था, जॉब फाइनेंस की थी, लेकिन उनका एक प्रोसेस ये होता है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, दे हायर यू, उनका एक फॉर्मल बोर्ड बैठता है जिसके अंदर वो बंदे को सिलेक्ट करते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजर ने मुझसे पूछा, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स वी हैव। आपसे सवाल जो मैं कर रहा हूं, इन विच टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स डू वी सेल। इंग्लिश में सवाल, अंग्रेजी कॉन्फिडेंस वो नहीं। तब मैं सोच रहा हूं क्या जवाब दूं। मैंने रिसर्च नहीं की थी, उनकी वेबसाइट को नहीं पढ़ा था, ठीक है। और शायद यही वजह थी कि शायद मैं वहां पे सिलेक्ट नहीं हुआ था, बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। मैं समझ रहा था कि यार सवाल कौन सा होगा, अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा, मेरा फील्ड है अकाउंटिंग का। उन्होंने कहा जी व्हाट डू वी सेल। मैं कहा जी यू सेल बेकरी आइटम्स। नेस्ले को क्या कहा, मेरे ज़हन में बिस्किट वगैरह की बात आई, तो मुझे मैनेजर कहता है आर यू श्योर। अब जब वो सवाल, उसके बाद उसने एक और आर यू श्योर, साथ में उसके मुंह पे स्माइल आई। मैंने कहा लो जी, पुट्ठा सवाल का पुट्ठा आंसर दे दिया। तो खैर वहां से मैंने एक चीज लर्न की कि यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस। उसके मॉडल को समझना जरूरी है, उसकी प्रोडक्ट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो एक चीज का मुझे वहां से अंदाजा हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इंटरव्यू में जाएं, यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड द सेकंड थिंग इज कि आपको उसकी कंपनी की इच्छी पिच्छी जितनी भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये सवाल इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि आपको क्या जर्नल बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। तो आपको ये समझना जरूरी होता है, इसलिए कि हमने कल को प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, राइट। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने निशात में इंटरव्यू दिया था तो मेरे 3 इंटरव्यूज हुए थे। चौथे इंटरव्यू में जाके मैं सिलेक्ट हुआ था। आई वॉज अपॉइंटेड आफ्टर द थर्ड इंटरव्यूज एंड द फोर्थ वॉज द पैनल इंटरव्यूज। लेकिन मैंने सीखा किससे, नेस्ले से। नेस्ले से सीखा, और उसके बाद मैंने जब निशात में मैं गया तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वॉज द ACCA, एंड एट दैट टाइम जो मेरे साथ लोग बैठे हुए थे वो कोई लम से ग्रेजुएट था, कोई LSE से ग्रेजुएट था। तो मुझसे ये सवाल पूछा जाता था कि हाउ कम यू आर इन निशात। तो वो अल्लाह की मदद थी, लेकिन प्रिपरेशन थी उसके पीछे। उससे पहले मैंने ये था कि मैं आई वॉज नॉट सीरियस इनफ टू डू द जॉब, बट आई वॉज ट्राइंग माई सेल्फ टू बी असेसिंग के यार इंटरव्यू कैसे होते हैं, सवाल कैसे पूछे जाते हैं और उनके जवाब कैसे किए जाते हैं। मैं उस चीज से, प्रोसेस से गुजर के, रिफाइन होके, कई दफा शर्मिंदगी भी हुई, कई दफा शर्मिंदगी उठाना हुई, लेकिन बाहर आते थे, थोड़ी देर के लिए शर्मिंदा होते थे, लेकिन सीख जाते थे कि यार अच्छा ये चीज है। तो ये बेटा आपके लिए मैसेज हुआ। हम बात कर रहे थे नेस्ले की। नेस्ले की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं बेटा नेस्ले की पूरी दुनिया में जो वो सेल कर रहे हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट पाकिस्तान में वो सेल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ हराम एंड हलाल कंटेंट इन दैट प्रोडक्ट्स, इन देयर प्रोडक्ट्स, राइट। बात समझ आ रही है कि नहीं। यहां पे कल्चरली हम वही प्रोडक्ट्स बेचेंगे जो पाकिस्तान में बिक सकती हैं, जिसके अंदर जो है जो हलाल का एलिमेंट है वो लाजमी है, चूंकि हमारा कल्चर है। तो इसलिए हमें ये भी देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट हलाल है या नहीं है, और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी या एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपको यहाँ पे 100 में जो है उनकी प्रोडक्ट्स नजर आएंगी, लेकिन दुनिया में उनकी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसको आपने कभी पाकिस्तान में नहीं देखा होगा।
अब हम आते हैं, बात करते हैं कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं नेस्ले की, और नेस्ले ने अपनी हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब उनको एक तो चीज है कि कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक्सपेंसेस को देखना पड़ेगा। एक और टर्मिनोलॉजी मैंने यहां पे अभी आपके सामने लिखी है, वो है कॉस्ट, खर्चा। वो जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसको भी तो कंसीडर करना है कि नहीं करना। अगर नेस्ले एक पानी की बोतल 19-20 लीटर की पानी की बोतल बेच रही है, कितने की बेचती है? नेस्ले का पानी कितने का बिकता है जी? चलें अगर हम 19 लीटर की बोतल की बात नहीं करते, चलो 150 रुपए की पानी की बोतल बिकती है जो आपकी 1-1.5 लीटर की होती है फॉर एग्जाम्पल। अब वो जो पानी की बोतल 1.5 लीटर की आप बेच रहे हो 150 रुपए की, बेटा उसको बनाने पे कोई ना कोई खर्चा तो हुआ होगा, कोई ना कोई कॉस्ट तो लगी होगी कि नहीं लगी होगी। उस कॉस्ट को हमें मैनेज करने की जरूरत नहीं है? मैनेज करने की जरूरत है। नेस्ले वाले अगर अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहेंगे तो क्या ये नहीं चाहेंगे कि अपनी कॉस्ट को कम से कम किया जाए? अगर मैं नेस्ले की बोतल 100 रुपए की बनाता हूं, 150 की बेचता हूं, तो मैं चाहूंगा कि कल को 100 नहीं 90 की बिके, ताकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। मैंने अभी आपको बात बताई कि कोई भी बिजनेस विदाउट प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव काम नहीं करता। वो चाहता है कि प्रॉफिट मेरा ज्यादा से ज्यादा हो, और उसके लिए हमें अपने खर्चों को, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल भी करना है, कम से कम भी करना है। अब उसको कौन करेगा कंट्रोल? प्रॉफिट को कौन बढ़ाने की कोशिश करेगा? कॉस्ट को कौन कंट्रोल करने की कोशिश करेगा? द अकाउंटेंट्स विल हेल्प यू। हम बीइंग एन अकाउंटेंट, हम देखेंगे कि हम प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, और अगर हम अपना प्रॉफिट कमाते हैं उसको आगे कहां कहां पे फर्दर उसी बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारा काम बेटा अकाउंटेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन और प्रॉफिट का आगे इस्तेमाल और कॉस्ट की रिडक्शन। ये जितनी बातें मैंने की हैं ये हम इस पेपर में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हमारा पेपर का नाम क्या है बेटा? MA1। कोड हमारा MA1 है, दैट इज अबाउट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड द कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके लिए जरूरी क्या बात थी? बिजनेस को समझना, बिजनेस को अंडरस्टैंड करना। ठीक है जी, काफी एग्जांपल्स होगी बिजनेस के बारे में। अब हम चलते हैं कि हमने क्या क्या लर्न करना है इस चैप्टर के अंदर। आपको लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कुछ डब्बे बने हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है? ये सारी बातें आपके नोट से हो रही हैं। यहां पे हम उसको टू द पॉइंट क्लास डिस्कशन के वाले से ये स्लाइड्स को यूज कर रहे हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटिंग के अंदर इस चैप्टर के अंदर आपको ब्लू बॉक्सेस नजर आ रहे हैं और ऑरेंज बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, राइट? जो ब्लू बॉक्सेस है ना, इसके अंदर हम बिजनेस के बारे में सीख रहे हैं कि बिजनेस क्या होगा, बिजनेस की टाइप्स क्या होंगी, बिजनेस के फंक्शंस क्या होंगे, ये हम सीख रहे हैं। क्या वो सेंट्रलाइज्ड बिजनेस होगा या डिसेंट्रलाइज्ड बिजनेस होगा, और उस बिजनेस में कितनी तरह की ट्रांजैक्शंस होंगी। और राइट साइड पे हम बात जो कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कंट्रोल की, कि उस बिजनेस में चीजों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। इसके अंदर हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे कि बिजनेस में पॉलिसीज कैसे बनाई जाती हैं, बिजनेस के अंदर सिस्टम्स कौन से काम करते हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे बैच प्रोसेसिंग और रियल प्रोसेसिंग सिस्टम की। ठीक है, इस चैप्टर को अभी हमने पूरा कंप्लीट नहीं करना। एक दोबारा से मैं बात करने लगा हूं, इस चैप्टर को अभी हमने पूरा कंप्लीट नहीं करना। अभी हम सिर्फ इसके अंदर मेन चीजों को सीखेंगे, और हमारी मेन जो डिस्कशन होगी वो किस बारे में होगी बेटा? बिजनेस के बारे में होगी। ठीक है जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जी हमारे पास डिफरेंट तरह के बिजनेसेस होते हैं। सबसे पहले बिजनेस को समझते हैं, और बिजनेस के बारे में, बिजनेस को मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया आपके साथ, लेकिन उसकी एक डेफिनेशन को देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, फिर हम उसकी टाइप्स के ऊपर आएंगे। बिजनेस हर वो एक्टिविटी है जो बिजनेस की होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं बेटा? प्रॉफिट कमाते हैं। हर एक्टिविटी जो बिजनेस में की जा रही है जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट मिलेगा, वो मेरा क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा।
अब बिजनेस करने के लिए हमें कई दफा अकेला बंदा भी बिजनेस करता हुआ नजर आएगा। आपके घर के करीब दुकान होती है छोटी सी, एक दुकानदार बैठा हुआ है, स्नैक्स बेच रहा है, बोतलें बेच रहा है, सिगरेट वगैरह बेच रहा है, वगैरह वगैरह डिफरेंट आइटम्स बेच रहा है। एक ही बंदा बैठा हुआ है दुकान पे। वो बंदा क्या कर रहा है? दुकान चला रहा है, बिजनेस कर रहा है। ऐसे ही क्रेसेंट कॉलेज भी बिजनेस कर रहा है, एजुकेशनल सर्विसेज का हम बिजनेस कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारा मकसद इस कॉलेज को चलाने का क्या है कि हम बिजनेस करें और इस कॉलेज से प्रॉफिट कमाएं। ये मेरा मकसद। नेस्ले की बात की, उनका मकसद क्या था? वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उस काम से उनका मकसद क्या है? करना, प्रॉफिट कमाना और बढ़ाना भी। तो जब आप कोई बिजनेस करते हैं, जैसे अगर मैं एक छोटी सी और एग्जांपल ले लूं, जैसे कि एक वर्कशॉप वाला है, गाड़ी रिपेयर्स करता है, गाड़ियों की रिपेयर करता है। वो रिपेयर से, उस एक्टिविटी से क्या कर रहा है? प्रॉफिट कमा रहा है। तो इसका मतलब है उसकी जो एक्टिविटी है, जो वो काम कर रहा है, उसका मकसद क्या है कि मैं इस काम को करके क्या करूं? प्रॉफिट कमाऊं। हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल, फेमस हॉस्पिटल है। क्या एक्टिविटी है उनकी? क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उनका मेन सर्विसेज में बहुत तरह की सर्विसेज हैं बेटा। मेडिकल की सर्विसेज हैं यार, ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर्स। वहां पे वो चिड़ी छिक्का नहीं खेलते, वहां पे पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। उनकी एक्टिविटी क्या है? क्या काम कर रहे हैं? एक्टिविटी को समझ लें, क्या कर रहे हैं वो? हॉस्पिटल में क्या काम करते हैं? ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट्स को, उनकी वो एक्टिविटी है। हमारे कॉलेज की एक्टिविटी क्या है? पढ़ाते हैं हम। अगर आप बात करें नेस्ले वालों की, तो नेस्ले क्या करती है? उनकी मेन एक्टिविटी क्या है? प्रोडक्शन करना, चीजों को बनाना और सेल करना। उसके बाद फर्नीचर की शॉप है एक, फर्नीचर वाले क्या करते हैं? फर्नीचर बनाते हैं, उनकी एक्टिविटी बनाना है और उसको बेचना है। तो एक्टिविटी क्या हो रही है? काम क्या हो रहा है? सबसे पहले तो ये देखना है कि यार आपके बिजनेस में एक्टिविटी क्या है। कल को आपने जब इंशाल्लाह अपने क्लाइंट से मिलना है, काम लेना है, अकाउंटिंग की सर्विसेज देनी है, सबसे पहले आप सवाल क्या पूछेंगे? सर आपकी एक्टिविटी क्या है इस बिजनेस में? आप क्या करते हैं? मुझे जरा अपनी एक्टिविटी के बारे में बताएं, अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। तो बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहले उसकी एक्टिविटी को समझना है। आप यहां से उठ के सियालकोट जाएं, सियालकोट बहुत मशहूर है, वहां पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, और साथ आपके ये जो गेम्स के अंदर जो यूज होते हैं, आपके स्पोर्ट्स आइटम्स जो हैं वो बनती हैं, राइट? अब वो जो फुटबॉल बना रहे हैं, फुटबॉल बनाई जा रहे हैं, बेची जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं, बेची जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? एक्टिविटी, फुटबॉल बनाने की एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। उनकी एक्टिविटी क्या है? प्रोडक्शन। सर्विसेज वाले सर्विसेज की एक्टिविटी कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। यूफोन वाले क्या करते हैं? उनकी एक्टिविटी क्या है बेटा? वेरी गुड जी, कनेक्टिविटी की सर्विसेज देना, कम्युनिकेशन, लोगों को कनेक्ट करना आपस में, राइट जी? कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करना जिसके थ्रू आप लोगों से बात कर सकें। आर दे सेलिंग द गुड्स और दे आर सेलिंग द सर्विसेज? को बता सकता है? यूफोन वाले सर्विसेज दे रहे हैं या चीजों को बेचते हैं? सर्विसेज बेचते हैं। मेन उनकी कोर एक्टिविटी क्या है? मेन एक्टिविटी क्या है? सर्विसेज। चलें जी, चूंकि हमने अकाउंटिंग फर्म में काम करना है, अकाउंटिंग फर्म या ऑडिट फर्म क्या करती है? मेरा सवाल आपसे है, क्या वो प्रोडक्ट्स को बेचती है या सर्विसेज को बेचती है? सर्विसेज बेचती है यार। किस तरह की सर्विसेज? कौन कौन सी सर्विसेज? यू आर नाउ गोइंग टू बिकम एन अकाउंटेंट। आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटेंट की सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती हैं। जी भाई, सोचें, सोचने पे मजबूर करना है हमने, और वहीं से समझना है अकाउंटिंग को। लंबी चौड़ी डेफिनेशन वगैरह नहीं है यहाँ पे, या बड़ी लंबी लंबी तमीदें बांधे, रट्टे मारे, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं अब, ठीक है?
जी भैया। अकाउंटिंग सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं और बताते हैं कि किस जगह पे कंट्रोल किया जाए। वेरी गुड जी। जी टैक्सेशन सर्विसेज जी, और इसके अलावा वेरी गुड। आप भी बोल रहे फाइनेंशियल सर्विसेज जी। जी बेटा, ऑडिट वाले, अकाउंट्स वाले क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारी सर्विस दे रहे होते हैं, मैं बता देता हूं। लाइक टैक्सेशन की सर्विसेज, लोगों की टैक्स रिटर्न्स को फाइल करना, कंपनीज की टैक्स रिटर्न को फाइल करना, टैक्स बचाना और टैक्स छुपाना, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा काम क्या होता है, अकाउंटिंग करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह प्रिपेयर करना वगैरह वगैरह। इसके अलावा अगर कहीं पे अकाउंटिंग सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करना है, अकाउंटिंग सिस्टम्स लगा के देने हैं, सॉफ्टवेयर्स इंप्लीमेंट करने हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो काम भी हमारा है, उसको हम कंसल्टेंसी बोलते हैं। इसी तरह एडवाइजरी का एक एरिया होता है। हमारे पास क्लाइंट आता है, वो कहता है जी ये मैं प्रोजेक्ट लगाने लगा हूं, इस पर मुझे जरा एडवाइस करें कि क्या ये फिजिबल प्रोजेक्ट होगा या नहीं होगा। क्लाइंट आता है, वो कहता है जी मैं अपने कारोबार को बेचने लगा हूं, इसकी जरा मुझे नेट वर्थ बता दें, कितनी वैल्यू पे मुझे बेचना चाहिए, जरा वैल्यू तो चेक करके बताएं कि मेरे बिजनेस की वर्थ क्या है, इस वक्त कितने का है बिजनेस मेरा, मैंने बेचना है, मैं पाकिस्तान से भागना चाह रहा हूं, मैंने बेचना है, कोई खरीदने वाला हो, ऐसी प्राइस हो जिसपे मैं बेच सकूं, ठीक है। इसको हम वैल्यूएशन बोलते हैं जी। सर ये फिर काउंट कैसे किया जाएगा, लाइक जो उसके अंदर सामान है उस पे या उसके नेम? हाँ जी, ये एक पूरा एरिया है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस वैल्यूएशन। इंशाल्लाह आप इसको सीखेंगे एफएम के पेपर के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पेपर स्किल्स लेवल का पेपर है। उसके बाद ऑडिट का काम, कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हुई हैं, आप उसको चेक करेंगे, कोई एरर, कोई फ्रॉड वगैरह का एलिमेंट तो नहीं है, कोई मिस्टेक्स तो नहीं हुई, कंपनी ने ब्लंडर्स तो नहीं मारे हुए, वो काम किसका है, ऑडिट फर्म का, ठीक है बेटा। जो मैं काम करता हूं, मेरी जो कंसल्टेंसी फर्म है, उसमें मैं काम करता हूं बिजनेस वैल्यूएशंस का, उसमें मैं एडवाइजरी का काम करता हूं, उसमें मैं सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करवाता हूं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, राइट। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स को इंप्लीमेंट करवाना, उनको टेस्ट रन करना, उनसे अकाउंटिंग का पूरा काम करना। मेरा जो ज़्यादा काम है वो डेटा एनालिटिक्स का है या आईटी से रिलेटेड है। दैट इज़, एक दिन आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, अपनी वेबसाइट भी दिखाऊंगा, उस पर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अभी वो हमारी डिस्कशन नहीं है, मेरा काम ऑडिट से रिलेटेड नहीं है, मेरा काम टैक्सेशन से रहा है। यूके का टैक्सेशन मैं करता रहा हूँ, कंसल्टेंसी भी देता रहा हूँ, लेकिन बट आजकल जो है वो मैंने अपनी थोड़ी सी डोमेन को चेंज कर दिया है, इसलिए कि आई बिलीव ऑन टू द एआई थिंग्स एंड टू इम्प्लीमेंट आईटी और अकाउंटिंग का जो मिक्सचर है ना, उसको मैं लेके चल रहा हूँ। ये काम किसका है, ऑडिट फर्म का, ठीक है बेटा। तो हमने एक्टिविटी क्या देखी कि टैक्स की भी एक्टिविटी है, कंसल्टेंसी की भी एक्टिविटी है, और इसके अलावा हम और क्या सर्विसेज दे रहे हैं, कंसल्टेशन दे रहे हैं, एडवाइजरी दे रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक। यहां तक बात किसी को समझ ना आई हो तो हमने, लेट्स समराइज व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ। हमने सबसे पहले ये सीखा कि अकाउंटेंट, अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए या अच्छी सर्विसेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या चीज को समझना है बेटा, बिजनेस को समझना है। बिजनेस क्या करता है, बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, किससे कमाता है, अपनी एक्टिविटीज से कमाता है, जो वो काम करता है उससे बिजनेस से प्रॉफिट कमाया जाता है, और प्रॉफिट को बढ़ाने की भी कोशिश की जाती है, एज मच एज वी कैन टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स, ठीक होगी बात। उसके बाद हमने एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी कि बिजनेस में हम क्या कर रहे होते हैं, एक्टिविटी कर रहे होते हैं, और उस एक्टिविटी से हमारा मकसद प्रॉफिट को कमाना होता है। मैं आपको जो बात बता रहा था कि आप अक्सर देखेंगे कि कुछ ऐसे कारोबार होंगे जो छोटे लेवल पे होंगे, स्मॉल स्केल बिजनेसेस होंगे, जैसे कि आपका एक दुकानदार है, एक ही बंदा बैठा हुआ है और वही दुकान को चला रहा है, वो भी बिजनेस कर रहा है। कई दफा ये होता है कि दो लोग मिलकर बिजनेस कर रहे होते हैं, जिसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरा दोस्त, हम कहते हैं यार अपना सरमाया डालते हैं और कारोबार शुरू कर देते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे। और कुछ ऐसे कारोबार होते हैं जो बड़े स्केल पे फैले होते हैं,
जिसको हम कंपनीज का नाम देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, नेस्ले, कोका कोला, पूरी दुनिया में ब्रांचेस हैं, पूरी दुनिया से वो प्रॉफिट इकट्ठा कर रहे हैं। आपका मैकडोनल्ड्स, केएफसी, यूनिलीवर वगैरह वगैरह वगैरह, पाकिस्तानी कंपनीज भी बहुत सारी हैं, बाटा सर्विस, बहुत सारी कंपनीज हैं, निशात, कोहेनूर, फातिमा फर्टिलाइजर, फौजी फर्टिलाइजर्स वगैरह वगैरह, ठीक है, सीमेंट कंपनीज, बैंक्स, ये सारी कंपनीज बड़े बड़े लेवल पे काम कर रही हैं और उनकी बहुत सारी ब्रांचेस आपको नजर आएंगी। ऐसे बिजनेसेस को हम बोलते हैं कंपनीज। दे आर मेकिंग द प्रॉफिट बट एट अ लार्जर स्केल। ऐसी कंपनीज भी आपको नजर आएंगी जो स्टॉक मार्केट पे काम करती हैं, उनके शेयर्स बिकते हैं, खरीदे जाते हैं, बड़े लेवल पे कारोबार चल रहा है, ठीक है बेटा। एप्पल कंपनी को आप जानते हैं, पिछले दिनों मैं एक रिसर्च कर रहा था, एप्पल कंपनी की फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहा था, फाइनेंशियल वैल्यूएशंस कर रहा था, इसलिए कि हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पे कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो मैं एक रिसर्च कर रहा था उसके स्टैट्स के ऊपर, प्रॉफिट्स के ऊपर और लॉसेस के ऊपर। सो बहुत सारी उसके अंदर जो बातें हैं, उनकी जो एप्पल कंपनी, दे आर मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स, पूरी दुनिया में उनका फ़ोन बिक रहा है और बड़ा सिक्योर फोन है। इसके अलावा उनकी और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप कुछ बिजनेस को स्मॉल स्केल पे कर रहे होते हैं, कुछ को उससे लार्ज स्केल पे कर रहे होते हैं और कुछ को बहुत बड़े स्केल पे भी कर रहे होते हैं। तो बिजनेस छोटा भी हो सकता है, बिजनेस बड़ा भी हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि एक छोटा कारोबार है। हाँ, बहुत सारे कारोबार छोटे लेवल से स्टार्ट होते हैं और फिर ग्रो करते हैं। हमारे सामने पाकिस्तान में एक ब्रांड आया, फास्ट फूड चेन आई, दैट इज चीजियस, ठीक है बेटा। छोटे लेवल पे कारोबार शुरू किया, छोटे लेवल पे बिजनेस शुरू किया, उन्होंने एक दो बंदे रखे, अच्छा टेस्ट दिया। फूड के अंदर तो टेस्ट ही मैटर करता है ना, रेस्टोरेंट से में टेस्ट मैटर करता है। उन्होंने अच्छा पिज्जा बना के बेचा, लोगों ने पसंद किया, उसका टेस्ट लगा, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज किए, सो पीपल पर स्टार्ट परचेजिंग दोज प्रोडक्ट्स, देयर प्रोडक्ट्स, राइट। ठीक है जी, बात समझ आती है। तो छोटे लेवल से स्टार्ट किया और बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और अब आप देखें कि चीजियस की कितनी ब्रांचेस हैं पूरे पाकिस्तान में। आपने नाम सुना होगा सेवियर फूड का। पहले इस्लामाबाद से स्टार्ट किया, पुलाव और शामी ये बेचना शुरू किया, आज पूरे पाकिस्तान में उनकी ब्रांचेस हैं। छोटे लेवल से स्टार्ट किया। निशात, जहां पे मैंने काम किया, निशात बेसिकली पहले एक यूनिट था और उसके बाद उसकी स्टोरी भी किसी दिन मैं आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह निशात की, कि निशात कैसे बनी और कैसे वो ग्रो की। लेकिन इन शॉर्ट पहले एक यूनिट था जिसमें सिर्फ धागा बुना जाता था। आज उनकी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाती है। उनकी बेडशीट्स यूरोप में जाती हैं, उनके पिलो कवर्स यूरोप में जाते हैं, उनके टॉवल्स, उनकी ऐसी सी प्रोडक्ट्स हैं जो आपने निशात की कभी सुनी भी नहीं होगी, टेक्सटाइल से रिलेटेड, जो आपको पाकिस्तान में नजर नहीं आएंगी, जो आपको दुनिया में नजर आएंगी। हाँ जी, कॉटन वेस्ट, तो ये इनका जो वेस्ट होता है ये बाकी उसको फिर खरीदते हैं, दूसरी कंपनीज खरीदती हैं, प्रोसेस करती हैं। ठीक है बेटा। पहले एक उनका यूनिट था जिसपे सिर्फ धागा बुना जाता था, फिर उन्होंने 1 से 2 किए, 2 से 5 किए, 5 से 10 किए यूनिट्स। आज निशात के पास एमसीबी बैंक है, आज निशात के पास ईएफयू इंश्योरेंस है, आज वो सीमेंट इंडस्ट्री में भी हैं, जाइको गाड़ी है। ठीक है बेटा। अब ये जो बिजनेस है इसने अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया, थोड़ा सा, एक वर्ड मैंने यूज किया, कौन सा? डाइवर्सिफाई, ईएफयू जी, डाइवर्सिफाई किया कि यार कल को टेक्सटाइल में भाई जो हालात बने हुए हैं इस बिजनेस के, कोशिश करते हैं इधर थोड़ा सा साइड से होकर निकले। ग्रो करना है ना, प्रॉफिट बढ़ाना है, स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, उसके बारे में प्लानिंग की जाती है। तो ये सारा काम बेटा हम किस में करते हैं? बिजनेस में करते हैं। ठीक होगी। अब बिजनेस के अंदर, बिजनेस के साथ एक और वर्ड मैं जोड़ने लगा हूं और उसको हम बोलेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या वर्ड लिखा मैंने? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
अभी मैं चैप्टर पे डायरेक्टली नहीं आया बेटा, आप देख रहे हैं खोला हुआ है मैंने, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि बेहतर तरीके से आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाए। फाउंडेशन है। एक वर्ड मैंने ऐड कर दिया बिजनेस के साथ, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कोई बता सकता है? वर्ड किसी ने सुना है ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन, ये जो वर्ड निकला है ना, ये ऑर्गन से निकला है, ये ऑर्गेनन से निकला है। ऑर्गन, जैसे आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, राइट? तो ये वर्ड कहां से निकला? ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन से। ऑर्गेनन से भी निकला, एक लैटिन वर्ड है ऑर्गेनन, ORGANAN, ऑर्गेनन, राइट? ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे होते हैं इकट्ठे मिलके किसी एक मकसद के तहत। ऑर्गेनाइजेशन में आपको कौन से लोग नजर आएंगे? क्या नजर आएगा जी? फर्स्ट वन, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते नजर आएंगे। जैसे क्रेसेंट कॉलेज में टीचर्स हैं, आपके काउंसलिंग के लोग हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, कैमरामैन हैं, आईटी के लोग हैं। सो देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग किसके लिए? एक खास मकसद के लिए। वो सारे इकट्ठे पता है क्यों हैं? एम ही नहीं इकट्ठे हो गए, एक मकसद के लिए, गोल के लिए इकट्ठे हुए हैं। अभी मैं गोल की तरफ आऊंगा। गोल का मतलब क्या होता है वो बता सकते बेटा? गोल, आपका गोल क्या है? वो वाला गोल नहीं जो फुटबॉल में किया जाता है जी, गोल, आपका गोल। हाँ जी, वेरी गुड। आपका जिंदगी का गोल क्या है? क्वालिफाई करना है ACCA, और खत्म। उसके बाद इसके बाद मेरी अपनी कंपनी। वेरी गुड जी। भैया आपका गोल? अकाउंटेंट बनना। जी आपका गोल? बिजनेस करना। आपका गोल? अच्छा बिजनेसमैन बनना, बिजनेस करना। वो सारे बिजनेस की तरफ तुड़ पे हो यार। भाई बिजनेस को मैंने इतना, मुझे लगता है अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है कि अब आपका ऑब्जेक्टिव पहले कुछ और था, बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव तो नहीं बन गया जी आपका मकसद क्या है? गोल? वेरी सक्सेसफुल पर्सन, राइट। बिजनेस करना जी, वेरी गुड जी। सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनना। आपका गोल क्या है? अच्छा, वाह यार, क्या बात है यार, क्लैपिंग यार। अच्छा इंसान बनना। जी भैया आपका गोल? बिजनेस ही करना है। ओए, तो ये बिजनेस करते करते अकाउंटेंट कैसे बनने लगे हो आप? अकाउंटिंग में क्यों आ गए? बिजनेस करना तो किसी दुकान पे बैठ जाते, कोई कारोबार पे बैठ जाते, जाके उनसे कहते यार मुझे काम सिखाओ। अकाउंटिंग की तरफ आने का क्या है? इरादा ही बदल जाए। जी बेटा आपका मकसद क्या है? सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनना। आपका? जी सक्सेसफुल पर्सन बनना। जी सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनना। हमारे कुछ गोल्स होते हैं, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, राइट? इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ गोल्स होते हैं। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका एक मकसद होता है, वो क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना और कमाना। ये सारे लोग जो इकट्ठे हुए हैं ना, ये किस मकसद के तहत इकट्ठे हुए हैं? प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं कि यार ये जो बिजनेस है ना, इसमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। कोई अपने जाती मुफाद के लिए इकट्ठे नहीं हुए वे, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो मकसद क्या है सारों का? प्रॉफिट कमाना और बढ़ाना। लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस आपको नजर आएंगी जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। उनको क्या बोलेंगे? चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ईदी, NGOs, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल। Do they have the purpose? Yes, they have the purpose, but that purpose is not relevant for the profit maximization.
अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहूंगा, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कह सकता हूं, मैं इसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कह सकता हूं, लेकिन मैं इसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकता बेटा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, they have the objective to maximize the profits. But जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं आर्मी की, आर्मी जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे आर्मी के लोग काम करें, ग्रुप ऑफ पीपल आर वर्किंग टुगेदर, बट देयर मेन गोल इज व्हाट? क्या ऑब्जेक्टिव है जी? प्रोटेक्ट द कंट्री। ठीक है, हमारा मेन मकसद लोगों की प्रोटेक्शन है, दुश्मन से प्रोटेक्शन करना। ठीक है, आपके जो चेहरों पे स्माइल आ रही है, मैं जान चुका हूं जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते या कहना नहीं चाहते, और कहना भी नहीं चाहिए इसलिए कि हालात बड़े नाजुक हैं। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि उनका मकसद क्या है बेटा? प्रॉफिट कमाना नहीं है लोगों की प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, रियल ऑब्जेक्टिव इज दैट वन, राइट? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक उसकी बाउंड्री भी नजर आएगी। क्या नजर आएगी? बाउंड्री, यानी कि उनकी एक बाउंड्री वॉल होगी, प्रेमिसेस होगी जिसमें वो काम कर रहे होंगे। जैसे कि क्रेसेंट कॉलेज है, गेट लगा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, ये प्रेमिसेस हमारा है, हम इसके अंदर धमालें डालें या स्टूडेंट को पढ़ाएं या कुछ और करें, ये हम एक बाउंड्री वॉल के अंदर काम कर रहे हैं, राइट? हमारी एक प्रेमिसेस है, चार दीवारी। सो बाउंड्री भी नजर आएगी आपको। फिर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपको सिस्टम्स भी नजर आएंगे, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स भी नजर आएंगे, यानी कि काम करने का एक तरीकेकार भी होगा, सिस्टम्स लगे होंगे, लोग काम कर रहे होंगे कंप्यूटर्स के ऊपर, उन लोगों को कंट्रोल भी किया जाएगा कि सही काम करें, गलत काम करें, हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें या अपने मर्जी के काम कर रहे हैं, उनको सिस्टम्स के थ्रू कंट्रोल भी किया जाएगा। मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि एक छोटा सा दुकानदार जो एक ही दुकानदार है, शॉप रन कर रहा है, क्या उस बिजनेस को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकता है या नहीं? जी बेटा, क्या मैं उस बिजनेस को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कह सकता हूं? नहीं। डू यू एग्री? यस। जी, मेरा सवाल समझ आया कि नहीं आया? जिसको नहीं आया मैं रिपीट कर देता हूं, हाथ खड़ा करें जिसको नहीं समझ आया सवाल। एक दुकानदार, छोटा सा, एक ही बंदा है, वो कारोबार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, क्या मैं उसकी दुकान को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कह सकता हूं? नहीं कह सकता। मैं उसको बिजनेस तो कह सकता हूं, ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड मैं उसके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? he has not the group of people, he is only one person. समझ आ रही बात? तो ये पहला क्राइटेरिया तो गया। गोल उसका है, बाउंड्री भी है, और उसका कोई सिस्टम, छोटी बिजनेस है, होता भी है नहीं भी होता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, अपने आप को तो नहीं कोई कंट्रोल करेगा ना, अपने लिए सिस्टम तो नहीं कोई बनाएगा, तो लिहाजा मैं उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकता। क्रेसेंट को कह सकता हूं, बाटा शू कंपनी को कह सकता हूं, नेस्ले को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कह सकता हूं, मैं एक छोटी वर्कशॉप वाले बंदे को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकता। एक और सवाल आपसे करता हूं, क्या मैं एक फुटबॉल टीम को ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड दे सकता हूं? एक फुटबॉल टीम है, उसको मैं ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड कह सकता हूं? टीम को ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड कह सकता हूं? जी बेटा, कह सकते हैं कि नहीं? नहीं। क्यों? प्रॉफिट नहीं है। मैंने उसके साथ बिजनेस का वर्ड यूज नहीं किया, मैं तो सिर्फ ये पूछा कि वो टीम जो है, जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, आर दे कंसिडर टू बी द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट? कह सकता हूं। कैसे? ग्रुप ऑफ पीपल है,
वो जो फुटबॉल टीम है उसका एक मकसद है, टू विन द मैच, गोल इज देयर। थर्ड वन, दे हैव द बाउंड्री, यस, पूरे मुल्क की एक टीम है, उसमें हर बंदा तो नहीं होगा, ठीक है, एरा गैरा तो नहीं होता ना, सिलेक्टेड पीपल होते हैं, उनकी एक बाउंड्री होती है, हर बंदा उसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। क्या उनका सिस्टम होता है बाय विच दे कैन बी मॉनिटर्ड? उनका एक कोच होता है जो उनको ट्रेनिंग दे रहा होता है, गाइड कर रहा होता है, बता रहा होता है कि तुमने यहां पे गलती की थी, इस मैच में तुम इस वजह से हारे थे, ये तुम्हारे प्रॉब्लम्स थे, ये तुम्हारे इश्यूज थे। तो भाई सिंपली मैं एक फुटबॉल की टीम को भी ऑर्गेनाइजेशन कह सकता हूं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह रहा, बिजनेस का वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आपसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा था। तो बेटा हमने अकाउंटिंग करनी है तो किसकी करनी है? बिजनेसेस की और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की भी करनी है। छोटे लेवल पे भी अकाउंटिंग सर्विसेज कर सकते हैं, दे सकते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट है, यूके का क्लाइंट है, उसका नेचर ऑफ बिजनेस आपको मैं बताता हूं, दे डेवलप द गेम्स। क्या करते हैं वो? गेम डेवलपर है, और वो गेम डेवलप करके ना, ये जो आपके आई बॉक्सेस होते हैं या आपके जो प्ले स्टेशन वगैरह होते हैं, उनको ये गेम डेवलप करके बेचते हैं, जिनमें से एक कंपनी है सोनी। सोनी के प्ले स्टेशन वगैरह आपने देखे होंगे, गेम्स वगैरह, ठीक है, उसमें बहुत सारी गेम्स जो हैं, वो यूके की कंपनी जो हमारा क्लाइंट है, दे प्रोवाइड द लाइक गेम्स, दे डेवलप द गेम्स एंड दे सेल द गेम्स। कोई इस बिजनेस के बारे में बता सकता है कि ये क्या कर रहे होंगे, क्या इनकी एक्टिविटी होगी? मैंने अभी वर्ड यूज किया, क्या इनकी मेन एक्टिविटी होगी गेम डेवलप करते हुए? जी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे, हाँ जी, बहुत बड़े लेवल पे मतलब के काम होंगे, हाई मतलब के ज़्यादा मेमोरी वाले कंप्यूटर्स वगैरह। जी 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 बेटा, गेम डेवलपिंग कर रहे हैं, सर उनके पास डिजाइनर्स होंगे बिल्कुल और उनके पास अपने स्टेशंस होंगे, बिल्कुल। और क्या क्या होगा, गेम डेवलप करते हुए कोई ना कोई सिस्टम्स यूज कर रहे होंगे, यूआई यूएक्स डेवलपर होगा उनके पास। वेरी गुड। और जी, प्रोग्रामर। वेरी गुड। बिजनेस कर रहे हैं, गेम डेवलपर कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज Testers को होंगे। समझना। टेस्टिंग करने वाले लोग होंगे, और उनकी कॉस्ट कौन कौन सी लग रही होंगी, खर्चे कौन कौन से हो रहे होंगे, जरा सोचें। रैम्स, स्टोरेज ये बिजनेस चला रहे हैं, ये आखिरी हमारी डिस्कशन है आज की, आपको मैं इसके ऊपर छोड़ूंगा। कल आपने सोच के आना है, वो जेमिनाई से पूछ के नहीं आना, खुद से सोच के आना है, ठीक है? कुछ दिन से ना मैं ज़रा प्रॉम्प्ट्स लिख लिख के ना, मेरा दिमाग प्रॉम्प्ट्स पे घुसा होता है, वो क्लॉड पे प्रॉम्प्ट लिखने हैं, वो जेमिनाई पे प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं, वो मैं घर जाके ना प्रॉम्प्ट्स, आज का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है? और दिमाग ना वो कोई काम कर रहा होता ना, तो अच्छा यार ये प्रॉम्प्ट लेके ना लिख के पूछूंगा कि यार ये काम करके दे मुझे। आजकल एआई एजेंट्स पे काम कर रहा हूँ मैं, तो आपने शायद नाम सुना होगा एजेंटिक एआई वगैरह वगैरह, उस पर चीज़ें चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेशन के ऊपर। अच्छा, तो उनके खर्चे कौन कौन से हो रहे होंगे? अकाउंटिंग करनी है आपने, खर्चों को देखना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, अकाउंटिंग और उनका रेवेन्यू देखना है, इनकम देखनी है। मेरा आपसे ये सवाल है कि मुझे मोटी मोटी उनकी इनकम्स बता दें और मोटे मोटे खर्चे बता दें। गेम डेवलपिंग कंपनी है, स्टाफ की सैलरी, एक एक करके, तो सैलरीज बच्चियों से शुरू कर दूं जी। क्या उनकी इनकम्स होंगी, यानी कि क्या कर रहे होंगे कि उनको इनकम मिले, पैसे आए बिजनेस में, गेम ज़्यादा अच्छी बनाएंगे ताकि ज़्यादा अच्छी चले और अच्छी चले। वेरी गुड जी बेटा, क्या उनकी इनकम होंगी? गेम भी बेच रहे हैं आप, गेम बेच रहे हैं जी, अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स रखेंगे जिससे वो अच्छा मतलब गेम। वेरी गुड जी। सर एक मिनट, इनको बाई को मौका दे, मैं आपकी तरफ ही आता हूँ जी। सर आर यू आस्किंग फॉर इनकम? आई एम आस्किंग अबाउट व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि उनकी इनकम कहाँ से आ रही होगी और उनके खर्चे कौन कौन से हो रहे होंगे? स्टाफ सैलरी है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, और इसके अलावा एक्सपेंसेस हैं उनके जो कंपनी को रन करने में, मे भी उनकी कोई प्रॉपर्टी हो जिसमें वो बैठ काम कर रहे हैं, उसके खर्चे, बिल्कुल जी भैया। गेम डेवलप कर रहे हैं, क्या खर्चे, कोई इनकम वगैरह कुछ?
मुश्किल दे दी है एग्जाम्पल मैंने आपसे रेलिवेंट है यार, आप तो क्रेजी होते हो गेम्स, जेंजी है ना जी, आपको मौका देते हैं। हाँ जी, बड़ी जोर का आंसर आया हुआ है। अच्छा अच्छा, तो जैसे म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं उनके मॉडलिंग वगैरह जो उनके कहते हैं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सर डेवलपर्स भी होते हैं जो कोड में, वेरी गुड, स्टोरी राइटर्स वेरी गुड, स्क्रिप्ट राइटर्स, वेरी गुड। और होते हैं, मोशन कैप्चर आ रहा है ना बाहर निकल रहा है ना गुब्बार अंदर से जो सोच रहे थे जी, आगे बताते जाओ, सुनता जा रहा हूँ, हो गया, मजा भी आ रहा है सुनने का। दूसरे वाले सॉफ्टवेयर होते हैं यूनिटी वगैरह, और उनकी टेस्टिंग वगैरह करनी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और डिजाइनर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, राइट, उनको खर्चा, क्या बात है यार। वो आप जब गेम खेलते हो तो आपको ऐड नहीं नजर आते बार बार जिसको क्रॉस मारते हो, उससे कंपनी को क्या मिलती है, वो एफिलिएट मार्केटिंग होती है, उससे उसको रेवेन्यू मिलता है, राइट। ये जो कंपनी गेमें बना रही है ना, एक तो वो गेम्स नहीं बना के बेच रहे हैं मार्केट में, किसको बेच रहे हैं, सोनी कंपनी को। गेम बनाई, गेम बनाना इजी टास्क नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, सब्र वाला काम है। आपने एक प्रोडक्ट बनाई, गेम डेवलप की, लोगों ने पसंद नहीं की, खत्म शुद्ध, खत्म शुद्ध, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट गई। एक दो गेम्स की कंपनी है, मेरे ज़हन में बात नहीं है, वो उनका नाम नहीं आ रहा, आई विल शेयर विद यू। यूबीसॉफ्ट, वो पहले उन्होंने जब गेम्स बनाई फ्लॉप हुई, कई फ्लॉप हुई, ट्राई करते रहे, उसके बाद उन्होंने गेम बनाई, मार्केट में हिट की, वो शूट उनका रेवेन्यू किया और वही शूट किया उनका प्रॉफिट। समझ रहे हैं बात। गेम बना के पहली जब आप गेम बनाते हो तो आप बेचते हो, और कई कंपनीज आपसे जब गेम खरीदती हैं तो रॉयल्टी पे करती हैं। जब तक वो गेम चलती रहेगी आप कुछ नहीं कर रहे, आप उसके सिर्फ ग्राफिक्स को इंप्रूव कर रहे हैं और आपकी रॉयल्टी इनकम आना शुरू हो जाएगी। ये ऐसी इनकम होती है जो सारी जिंदगी आपको आती रहती है। आप YouTube पे, जैसे YouTube पे एक वीडियो डालते हैं, वो चलती रहेगी, आपको उसके पैसे आते रहेंगे, मोनेटाइज करते रहेंगे, राइट। गेम के साथ भी यही है, गेम एक दफा बना दी, बेच दी, कहानी खत्म नहीं हुई, आपको उसके रॉयल्टी मिल रही है, और वो इस साल भी मिल रही है, अगले साल भी मिल रही है, उससे अगले साल भी मिल रही है, मिलती ही जा रही है जब तक गेम मार्केट में लोग खेलते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे राइट्स परचेज किए हुए हैं, कॉपीराइट्स हैं उस गेम के ऊपर, कोई और वो गेम को कॉपी नहीं कर सकता। अब तो ये हालात है पाकिस्तान में, ये पिछले दिनों एक्सपो में कंपटीशन हो रहा था पबजी के ऊपर, शायद किसी ने देखा हो बोर्ड लगे हुए। पाकिस्तानी गेम डेवलपर्स इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर हैं, कितनी खूबसूरत, इतनी अच्छी गेम्स बनाते हैं, लेकिन नहीं है, लेकिन प्ले वो उन्होंने अरेंज किया था प्लेयर्स को यहां पे कंपटीशन के हवाले से। अच्छा, उनके खर्चे कौन कौन से होंगे, गेम डेवलप करने के खर्चे कौन कौन से होंगे। उन्होंने आर्टिस्ट हायर किए हुए, बोलने वाले लोग हायर किए हुए हैं वॉइस ओवर करने के लिए, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, उनके प्रोग्रामर्स, जो ये हमारी कंपनी है, क्लाइंट जो है, उनके प्रोग्रामर्स इंडिया से उन्होंने बुलाए हुए हैं। उन्होंने जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं वो खरीदे हुए हैं डिज्नी वर्ल्ड से, समझ रहे हैं, जिसको एनिमेट करते हैं, उसकी ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, उस पर खर्चा हो रहा है। वो जो कैरेक्टर खरीद रहे हैं वो उनके आए दिन जो डायरेक्टर्स हैं ना, वो डिज्नी वर्ल्ड पहुंचे होते हैं। मैंने एक दिन सवाल किया, मैं कि यार ये खर्चे इतना ट्रैवलिंग पे क्यों खर्चा कर रहे हैं। मैंने अपने डायरेक्टर से पूछा, मैं सर व्हाई दे आर डूइंग सो मच एक्सपेंसेस ऑन द ट्रैवलिंग, आए दिन ये यूएस से पहुंचे होते हैं। कहते हैं यार सीधी सी बात है, दे नीड टू बाय द कैरेक्टर्स टू डेवलप द गेम्स। ठीक है, उन्होंने मार्केट को सर्च करना है यार, कौन सा यूनिक कैरेक्टर है जिसके ऊपर हम एनिमेट करके काम कर सकते हैं। इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा उनका बहुत बड़ा होता है, उनके सिस्टम्स एक इंतहाई एक्सपेंसिव सिस्टम्स लगे होते हैं। और मजे की बात बताऊं, यूके के अंदर आपको
गवर्नमेंट सपोर्ट करती है अगर आप गेम डेवलपर बनना चाहते हैं। आप अगर कोई वहाँ पे सिस्टम खरीदते हैं और आप ये कहते हैं कि भाई हमने गेम डेवलप करनी है, तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज रेट्स पे सिस्टम्स लेके जाती है और कई दफ़ा आपको इंटरेस्ट फ्री लोन भी प्रोवाइड करती है, बिकॉज दे वांट टू प्रमोट दिस सेक्टर। समझ आ रही है बात कि नहीं? तो लिहाजा बेटा ये जो है आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया गेम डेवलपिंग कंपनी का। अगर मैं बात करूं, उनका एक डायरेक्टर यूके में चूंकि होते हैं, एक डायरेक्टर, पहले उन्होंने 2 लोगों ने काम शुरू किया था। एक मुसलमान है उनमें से, उसका नाम है उमर, और एक बंदा है वो ब्रिटिश है, ब्रिटिश नेशनल है, वहीं का पैदावार है वहीं, लेकिन है मुसलमान। और साथ एक उनका एक लोकल पार्टनर है, ही इज़ अ गोरा फ्रॉम द यूके इटसेल्फ। उन 2 लोगों ने काम शुरू किया था। आज उनकी कंपनी में तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 3 years। एंड नाउ दे आर अर्निंग, ईच डायरेक्टर इज ऑलमोस्ट अर्निंग अराउंड 15,000 pounds पर मंथ। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 380 से 15,000 पाउंड महीने का एक डायरेक्टर सैलरी लेता है। कट कटा के बेचारे की जेब में 9,000 8,000 आता है, लेकिन टैक्स का रेट बहुत ज़्यादा है। तो बेटा दे आर रनिंग द बिजनेस। अब आपने उसकी अकाउंटिंग करनी है तो ये सारे प्रोसेस का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा आज बिजनेस के हवाले से सीखना। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। सर आपने एक वर्ड बोला था बेवरेज, जी, बेवरेज, बेवरेजेस, ये क्या है? ये जो आपके ड्रिंक्स वगैरह बनाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जूसेस, हाँ, ये भी मैंने, ग्रुप ऑफ पीपल अगर काम करें, एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन, और अगर एक ओनर है और एक सिर्फ वो एम्प्लॉय इसको हम यूजुअली कहते हैं, कल हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, इसलिए कि उसका एक ही ओनर है, उसी को कंट्रोल कर रहा है। उसको ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड नहीं हम गए, ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली हम यूज करते हैं बड़े लेवल पे जो ज्यादातर लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ सीखा आज, कुछ समझ आई, को बात की, को ऊपर से तो नहीं निकल गई कोई ऐसी एग्जाम्पल? चलें, इंशाल्लाह बेहतर होगा आप लोगों के लिए।